बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज रिकट्स एंड ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, तो ये दोनों तकरीबन सेम ही टर्म्स हैं। ठीक है, बस एज का डिफरेंस है। तो अब हम देखते हैं अब इसकी काजेज क्या हैं। ठीक है, ओ विटामिन डी, ठीक है, मेन जो है बोन्स की जो मिनरलाइजेशन कराता है, उस विटामिन की या तो इट्स सेल्फ डेफिशिएंसी होती है या फिर उसके मेटाबॉलिज्म में कोई ना कोई डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, तो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो सकता है कि वो आगे जो है आप कह लेंगे उसकी एक्टिवेशन नहीं हो रही। ठीक है, किडनी एक्टिवेशन करती है, लीवर एक्टिवेशन करता है। तो जब वो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तो मिनरलाइजेशन बोन की उसमें इम्पेयरमेंट होगी। ठीक है, वो इम्पेयरमेंट होगी तो अकामुलेशन ऑफ अनमिनरलाइज्ड बोन होगी। ठीक है, बोन में मिनरलाइजेशन कम होगी, अनमिनरलाइज बोन आपको मिलेगी। ठीक है, अब रिकट्स जो है ये चिल्ड्रन में होती है। ठीक है, अगर मिनरलाइजेशन नहीं हो रही बोन की चिल्ड्रन में तो हम उसे रिकट्स कह देते हैं। ठीक है, अब बच्चों में क्योंकि ग्रोथ जो हो रही होती है वो ग्रोथ प्लेट्स पे हो रही होती है। ठीक है, तो डिपोजिशन ऑफ बोन ग्रोथ प्लेट पे, ठीक है, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होगा। ठीक है, अगर इंटरफेरेंस होगी, कोई ना कोई डिफेक्ट, क्या उसमें आप कह लेंगे डिपोजिशन हो ही नहीं रही ग्रोथ प्लेट में। ठीक है, तो इस वजह से बच्चों की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और यही चीज अगर हम ऑस्टियोमलेशिया को देखें तो वो अडल्ट्स में होती है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्योंकि अडल्ट्स में बोन की ग्रोथ नहीं हो रही होती। ठीक है, बोन आपकी वो हो रही होती है बार बार ना, उसकी रेनोवेशन हो रही होती है। ठीक है, जो डेड सेल्स हैं, ओस्टियोक्लास्ट भी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था, जब उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो ओस्टियोक्लास्ट ने खत्म कर देता है। ठीक है, और वहां पर उसकी रीमॉडलिंग होती है तो ओस्टियोब्लास्ट जो है न्यू सेल्स बनाता है। ठीक है, तो अब आपके पास जो अनमिनरलाइज बोन बनेगी, ठीक है, रिमॉडलिंग के दौरान, जो रिमॉडलिंग का प्रोसेस, ठीक है, उसके दौरान अनमिनरलाइज बोन, जो अनमिनरलाइज बोन है वो क्या होगी, वीक होती है। ठीक है, जब वीक होगी दैट विल प्री डिस्पोज दैट बोन्स टू फ्रैक्चर्स। ठीक है, तो उसमें फ्रैक्चर जो है वो ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये बच्चों में हमने देख लिया और इधर बड़ों में हमने देख लिया। ठीक है, बड़ों में लेंथ तो जितनी चाहिए होनी तो हो चुकी है, अब फ्रैक्चर्स के चांसेस ज्यादा होंगे। अब ओस्टियोपोरोसिस से हम डिफरेंस देख लेते हैं। ओस्टियोपोरोसिस में मिनरल मिनरल कंटेंट जो है बोन का नॉर्मल होता है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो डिफेक्ट क्या होता है, बोन का मैस डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मिनरल कंटेंट जितना है वो उतना ही होता है, लेकिन ओस्टियोक्लास्ट की उसमें एक्टिविटी बढ़ी हुई होती है, जिसकी वजह से बोन जो है उसकी रिजॉर्प्शन जो है वो ज्यादा हो रही होती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो हमारा है हाइपर पैराथायराइडिज्म। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन अगर बढ़ जाए तो उसका बोन पे इफेक्ट क्या है। पहले तो हमें नॉर्मल इफेक्ट का पता होना चाहिए। चलिए हम पहले नॉर्मल इफेक्ट देखते हैं। ये बहुत सारे ऑर्गन्स जो मिल के हैं कैल्शियम को आप कह लें कि ब्लड स्ट्रीम में मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, मेन ट्रिगर इसका पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशन ही होती है। ठीक है, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले नॉर्मल देखते हैं पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है। इसकी सिक्रीशन जब होती है, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड से, तो अब मेन चीज आपने ये याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करवाता है, ये ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन करवाता है। ठीक है, ये इनडायरेक्टली करवाता है ओस्टियोक्लास्ट पे रैंक लाइगैंड। ठीक है, वो उसके जरिए, ठीक है, रैंक जो हमारा जाके लगता है रैंक लाइगैंड वहां पे एक्टिवेट करता है उसके रिसेप्टर्स को। ठीक है, रैंक रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे लाइगैंड जाके लगते हैं, तो ये काम ये करवाता है। ठीक है, इस तरह ओस्टियोक्लास्ट को इसने एक्टिवेट किया। अब ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, रिजॉर्प्शन बोन की करवाते हैं, तो कैल्शियम बोन से बाहर आता है ब्लड स्ट्रीम में। अब कैल्शियम वहां से आ चुका है, मजीद ये क्या करवाता है, अब इसने किडनी से कैल्शियम की रिसॉर्प्शन करवानी है, क्योंकि फिल्टर होता है कैल्शियम यूरिन के अंदर, वहां से ट्यूब्यूल से दोबारा इसकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है, तो वो भी कौन करवाता है, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, अब इसको दो काम वहां पे हो रहे होते हैं, फास्फेट और कैल्शियम ऑपोजिट है। ठीक है, कैल्शियम अब्जॉर्ब हो रहा है तो फास्फेट ने बाहर जाना है। ठीक है, इस तरह बैलेंस हमारे चल रहा होता है। ठीक है, तो अब मजीद ये क्या करता है, किडनी से विटामिन डी की सिंथेसिस करवाता है। सिंथेसिस मतलब उसकी एक्टिवेशन, एक्टिव फॉर्म में वन हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है। ठीक है,
तो ये काम, तो फिर अगर ये विटामिन की एक्टिवेशन हो चुकी है, ये फिर क्या करवाएगा, क्यों वैसे एक्टिवेशन करवाई है, क्योंकि ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। कहाँ से? गट से, ठीक है। जो हम खाने में खा रहे होते हैं, दूध ले रहे होते हैं, जितने भी हम चीजें खा पी रहे होते हैं, वहां से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब, अगर विटामिन डी नहीं है तो रीअब्जॉर्ब, वहां से रीअब्जॉर्ब नहीं बल्कि एब्जॉर्प्शन होगी नहीं, ठीक है। मजीद अब हमारे पास इतना सारा जो हमने सारे प्रोसेस इतने सिस्टम इन्वॉल्व किए, इसका नेट इफेक्ट हमारे पास क्या हुआ, सीरम का कैल्शियम जो है वो एलिवेट हो चुका है ब्लड में, ठीक है। ब्लड में कैल्शियम के लेवल्स बढ़ चुके हैं। तो ये हमने टारगेट अचीव करना था, इसके लिए इतनी सिस्टम को इन्वॉल्व किया, पीटीएच की सिक्रीशन हुई, ठीक है। अब क्योंकि पीटीएच का लेवल बढ़ा हुआ था, अब कैल्शियम जितना अचीव करना चाहिए हो चुका है। अब ये क्या करेगा, पैराथायराइड जो आपका ग्लैंड है उसको दोबारा पैगाम जाएगा, ठीक है, कि अब पैराथायराइड हार्मोन बनाना बंद कर दें, इतना कैल्शियम चाहिए था हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। उसको फिर इनहिबिशन होती है वहां पे जाके, ठीक है, कैल्शियम ही इनहिबिट करता है। ओके, तो ये सारा नॉर्मल प्रोसेस है। अब अगर पैराथायराइड हार्मोन नॉर्मल से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास कोई ना कोई डिजीज हो सकती है। नॉर्मली तो इसे जो आपका इनहिबिटरी मैकेनिज्म है, ठीक है, फीडबैक, उसके जरिए कम हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई डिजीज है, ठीक है, हमारा पैराथायराइड ग्लैंड की डिजीज हो सकती है, या फिर जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं पैराथायराइड हार्मोन को, वो चीजें ज्यादा हो सकती हैं, कोई ट्रिगर मिल सकता है। अब प्राइमरी, अगर पैराथायराइड ग्लैंड से ही, ठीक है, ऑटोनोमस हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ऑटोनोमस मतलब वही ग्लैंड से, ग्लैंड ही ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, वो ग्लैंड का कोई एडिनोमा हो सकता है, कोई कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है, उसकी कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ऑटोनोमिक डिजीज हो सकती है, कंजेनिटल हो सकता है, तो कोई भी डिजीज हो सकती है। उसके बाद सेकेंडरी भी हाइपर पैराथायरिज्म हो सकता है, ठीक है। वो कैसे? अब क्योंकि किडनीज अगर क्रोनिक रेनल डिजीज चल रही है, उसका काम रेनल का क्या था, विटामिन की एक्टिवेशन करना, ठीक है, और वो पैराथायराइड हार्मोन की मौजूदगी में करवाता है। अब अगर किडनी में डिफेक्ट है तो सिस्टम को ऐसे लगेगा, हमारे जिस्म को, ठीक है, कि ये शायद पैराथायराइड हार्मोन ऊपर से नहीं आ रहा, तो अब किडनी जो है वो ट्रिगर देंगे किसको, पैराथायराइड ग्लैंड को, वहां से पैराथायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगी ज्यादा, ठीक है। तो ये फिर होता है हमारा सेकेंडरी हाइपर पैराथायरिज्म भी। हाइपर पैराथायराइड ग्लैंड का कोई इशू नहीं, इशू किस चीज का है, वो किडनीज का है, लेकिन वो फिर आप कह लें कि फीडबैक चलता है, वो फिर हाइपर पैराथायरिडिज्म करवा देती है, ठीक है, सेकेंडरी। तो ये डिजीज है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका मेन इफेक्ट अब बोन पे क्या होता है, ठीक है, बाकी सिस्टम पे भी इफेक्ट हो रहा है ना, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा कर दिया है, लेकिन मेनली पैराथायराइड का हमने अगर यहाँ पे देखना है, तो हम क्योंकि बोन पढ़ रहे हैं, तो ये बोन में ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, बोन की रिसॉर्प्शन कराता है। जब रिसॉर्प्शन कराता है तो क्या होता है, बोन आपकी डीमिनरलाइज हो जाती है, कैल्शियम बाहर जा रहा है ना, तो अब बोन जो है वो वीक हो चुकी हैं, फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये हाइपर पैराथायराइडिज्म का इफेक्ट हुआ, वो चाहे प्राइमरी है चाहे सेकेंडरी है, ठीक है। तो ये मेन इफेक्ट ये होता है इस पे, ठीक है। तो नॉर्मली अब हम इस प्रोसेस को रिवर्स किस तरह कर सकते हैं, पैराथायराइड हार्मोन के लेवल्स को नॉर्मल पे अगर हम ले आए तो ये सारा प्रोसेस आपका रिवर्स हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे जो हमारा टॉपिक आने वाला है ये फ्रैक्चर्स। अब फ्रैक्चर्स ऑर्थोपेडिक्स में, अब वार्ड में चले जाएं तो वहां पे आपको सारे फ्रैक्चर वाले पेशेंट मिलेंगे। तो मीन ऑर्थोपेडिक्स को अगर देखा जाए ना, एक बड़ी नजर से देखा जाए, तो हमें सिर्फ फ्रैक्चर्स नजर आते हैं। जिसको फ्रैक्चर्स का नहीं पता वो ऑर्थोपेडिक्स में जा नहीं सकता। ऑर्थोपेडिक्स का अगर शौक है तो फ्रैक्चर्स का आपको पता होना चाहिए, सारा प्रोसेस किस तरह हीलिंग होती है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। हम टाइप ऑफ फ्रैक्चर सबसे पहले देख लेते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। या तो बोन के दोनों मुकम्मल तौर पर जुदा हो चुके हैं, अभी भी थोड़े से जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्लोज और कंपाउंड। क्लोज में ये होता है कि अंदर बोन टूटी है, बाहर वाला टिश्यू, जो ऊपर टिश्यू है ना, वो इंटैक्ट है, यानी स्किन इंटैक्ट है। कंपाउंड में स्किन भी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो कम्युनिकेटेड, इसमें बोन जो छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो एक कम्युनिकेटेड आपका फ्रैक्चर, तो उसके बाद डिस्प्लेस्ड। अब जो बोन एंड्स टूटे हैं वो डिस्प्लेस, अपनी जगह से हट गए हैं, ठीक है। नीचे वाला एंड ज्यादा ऊपर चला गया है, ठीक है, इस तरह आप कह सकते हैं। उसके बाद एक और तरह कैटेगराइजेशन करते हैं, पैथोलॉजिकल एंड स्ट्रेच फ्रैक्चर्स, ठीक है। पैथोलॉजिकल में
अगर कोई पहले डिजीज चल रही है, मिसाल के तौर पर ओस्टियोपोरोसिस चल रही है, ठीक है, तो बोन वीक्स हो जाती हैं, ठीक, वीक हो जाती हैं पेशेंट्स की, तो उसमें जो है जो फ्रैक्चर होगा उसकी वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहेंगे। अब हम ब्राउन ट्यूमर हमने पीछे देखा है, ठीक है, उसमें आपकी जो रिब्स होती है वो उसमें अगर तो रिब का फ्रैक्चर हो जाए पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। इधर स्ट्रेस फ्रैक्चर है, जिस जगह पे ज्यादा वजन पड़ता रहता है, ठीक है, या स्ट्रेस जिन बोन्स पे जिन एरियाज पे पड़ता रहता है उसका फ्रैक्चर हो। मिसाल के तौर पर आर्मी के जो लोग होते हैं जब ये मार्च करते हैं तो पाँव पे बार बार ना इनके स्ट्रेस लगती है, रोजाना रोजाना स्ट्रेस लगनी है, रोजाना स्ट्रेस लगनी है, ठीक है, वो रोजाना प्रेयर वो करते हैं, तो इस वजह से उनका अगर पाँव की हड्डियों का, ठीक है, बोन्स का फ्रैक्चर होगा वो स्ट्रेस फ्रैक्चर होगा। अब हम स्टेजेस ऑफ बोन फ्रैक्चर रिपेयर, ठीक है, तो ये जो है हमारा SCQ है, तो ये आई थिंक कई बार आया भी हुआ है, इसे आप अच्छे से करना है, ये पता भी होना चाहिए, MCQs भी आ जाता है, ठीक है, वीक्स भी हम इसके याद करेंगे सबसे पहले, क्योंकि जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज होती हैं तो ब्लड बाहर आता है, ठीक है, ब्लड बाहर आया तो ब्लड प्लेटलेट आएंगे, ब्लड क्लॉट बनेगा। इनिशियल ब्लड क्लॉट जो बनता है वो स्केफोल्ड फॉर रिपेयर, रिपेयर के लिए एक प्लेट के तौर पे काम करता है, स्केफोल्ड भी मैदान के तौर पर। अब वो प्लेट जो बन चुकी है वो क्या करेगी, इंक्लूड, ठीक है, वो इंक्लूड करेगी फाइब्रोब्लास्ट को, इन्फ्लेमेटरी सेल्स को और एंडोथेलियम को, ठीक है, मतलब रिक्रूट करेगी, तो इन सेल्स को उस जगह पे लेके आएगी। अब इन्फ्लेमेटरी सेल जो है ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे। अब साइटोकाइंस का क्या काम है, ये बोन प्रोजिनेटर सेल जो हैं उनको एक्टिवेट करती है। अब जिस टिश्यू में डैमेज हुआ था इतनी जो चेंजेस आई हैं इसकी वजह से वो टिश्यू क्या हो चुका है, प्राइम फॉर मैट्रिक्स सेंसेस, यानी मैट्रिक्स एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की सेंसेस के लिए वो टिश्यू जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमारे पास ये वो टिश्यू है वो सॉफ्ट कैलस में चेंज हो चुका है, ठीक है, हमें सॉफ्ट कैलस डेवलपमेंट दूसरे स्टेज में आ चुके हैं। अब सॉफ्ट टिश्यूज कैलस जो है अब बन चुका है, ये बोथ एंड्स ऑफ बोन जो टूटे हैं उनको जोड़ के रखेगा टेम्परेरी, ठीक है, एक जैसे आप कह लें कि गारा बनता है ना मिट्टी का, ठीक है, मिट्टी का गारा बनता है तो वो गारा ईंटों को जोड़ने के लिए, ठीक है, वो भी कह लें वो गीला ही है, ठीक है, सूखा नहीं है, तो ये वो वाला हिसाब है। उसके बाद मेसेनकाइमल सेल्स हमारे होते हैं एक्टिवेटेड, वो कोंड्रोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, तो वो कोंड्रोब्लास्ट फिर क्या करते हैं, कार्टिलेज बनाते हैं, ठीक है। अब कार्टिलेज फॉर्मेशन थर्ड स्टेज हमारी शुरू हो चुकी है। अब कार्टिलेज एक्ट एज निडस, निडस मतलब या नाइडस, ये मैदान के तौर पर काम करता है ओसिफिकेशन बोन फॉर्मेशन के लिए। अब हमारे पास जो बोन प्रोजेनेटर सेल से पहले पड़े हुए वो न्यू फोकाई ऑफ बोन बनाएंगे, ठीक है, मतलब न्यू बोन बनाएंगे। तो अब हमारा बोनी कैलस फॉर्मेशन यानी चौथी स्टेज शुरू हो चुकी है। अब बोनी कैलस बन चुका है, ये फ्रैक्चर एंड्स को ब्रिज करेगा, आई मीन उनको जोड़ के रखेगा आपस में, ठीक है, उनको जोड़ेगा। पहले कार्टिलेज की वजह से था, ठीक है, सबसे पहले सॉफ्ट कैलस फिर कार्टिलेज फिर बोनी कैलस आ गया। अब बोनी कैलस यानी बोन बन चुकी है, अब उसकी रिमॉडलिंग होनी है, ठीक है, जैसे फोर्टिफिकेशन भी इसमें होती है। फोर्टिफिकेशन मतलब उसकी मिनरलाइजेशन, उसमें कैल्शियम आएगा, जो जो चीजें जरूरत होती है नॉर्मल बोन के लिए जरूरी होती हैं वो चीजें उसमें आना शुरू हो जाएंगे, मिनरल्स आएंगे, कैल्शियम आएगा, सारा कुछ उसमें आना शुरू हो जाएगा। अब पहली दो स्टेजेस जो हैं ब्लड क्लॉट एंड सॉफ्ट कैलस डेवलपमेंट, ये 1 वीक लेता है। उसके बाद हमारा कार्टिलेज एंड बोनी कैलस फॉर्मेशन ये 2 से 3 वीक लेता है, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा हमारा कैलस रिमॉडलिंग, ठीक है, ये एक लंबा प्रोसेस है बहुत, तकरीबन 2 से 3 मंथ बाद जाके फोर्टिफिकेशन ये रिमॉडलिंग है सारा कुछ शुरू होता है, ठीक है। तो इस लिहाज से भी इसकी रिपेयर की क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है। 3 उस स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें 1 वीक पे जो चेंजेस आती हैं वो हम देखते हैं, 2 से तीसरे वीक में और 2 से 3 मंथ में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देख लेते हैं, ओस्टियोमाइलिटिस, ठीक है। तो ये नाम से पता चल रहा, ओस्टियो ये ग्रीक वर्ड है, ओस्टियोमाइलिटिस, ओस्टियो का मतलब होता है ओस्टियोन से निकले बोन, माइलिटस माइलन्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो ये होता है बोन मैरो, ठीक है। तो आइटस, आइटस जहाँ भी आता है ये इन्फ्लेमेशन, जैसे हेपेटाइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, ठीक है, तो ये हमेशा इन्फ्लेमेशन को शो करता है। तो ओस्टियोमाइलिटिस या माइलाइटिस ये बोन की इन्फ्लेमेशन को शो करता है, और ये हमेशा हमेशा तो नहीं, सेकेंडरी टू, ये मोस्टली सेकेंडरी टू इन्फेक्शन होता है। वैसे ट्रॉमा की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है लेकिन वो काम है, ठीक है, ज्यादातर जो है वो इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। और या तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो ब्लड के जरिए आएगा, या फिर लोकल
क्या कोई चोट वगैरह लगी है तो वहां से इन्फेक्शन आ गया। तो पायोजेनिक और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, दो किस्म के ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है हम पायोजेनिक देख लेते हैं। हेमेटोजीनस स्प्रेड, तीन तरह का स्प्रेड होता है। हेमेटोजीनस यानी ब्लड के जरिए, और इसके बाद एडजेसेंट जॉइंट्स या सॉफ्ट टिश्यू से, ठीक है, वहां पे कोई इन्फेक्शन हुआ है या कुछ हुआ है वहां से वो आ सकता है, या कोई इंजरी हुई है, ठीक है। जब इंजरी होती है तो स्किन रप्चर होती है, तो स्किन से फिर इन्फेक्शन मोस्टली स्टाफ हो से आता है। उसके बाद ट्रोमेटिक इम्प्लांटेशन, ट्रोमा हुआ है उसके बाद आ सकता है, ठीक है। तो अब हमारा जो ट्रोमेटिक इम्प्लांटेशन, ट्रोमा के बाद मोस्टली एन इरोब्स आते हैं। अब जब ट्रोमा होता है तो ब्लड वेसल भी मोस्टली जो है इंजर होती हैं, तो जब ब्लड नहीं आएगा, ठीक है, तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो एन इरोब्स ग्रो करेंगे, ठीक है। मोस्टली ट्रोमा के बाद जो इन्फेक्शन होता है वो एन इरोब्स करते हैं, ठीक है। तो ये हमने हमेशा याद रखना है। तो इस लिहाज से हम जैसे एंटीबायोटिक देंगे मोस्टली जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ट्रोमा के पेशेंट। उसके बाद स्टाफ ऑरियस मोस्ट कॉमन जो है पायोजेनिक ओस्टियोमाइलिटिस, वो स्टाफ ओरियस करवाता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन। उसके बाद इकोलाई एंड ग्रुप बी, ये हमेशा न्यूनेट्स में जो भी चीज करवाते हैं ना। अब मेनिंजाइटिस पढ़ेंगे आगे जब पीर्स में जाएंगे, ठीक है, मेनिंजाइटिस पढ़ेंगे, इसके अलावा निमोनिया पढ़ेंगे। तो ये आगे बस इकोलाई कहीं पे ज्यादा करवा रहा है, कहीं पे ग्रुप बी है, पहले ग्रुप बी या इकोलाई, ये दोनों ही वैसे आते हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन में। तो ये हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद हम क्लिनिकल फीचर्स इसके देख लेते हैं। तो पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, हाई ग्रेड फीवर होगा उसे, थकावट होगी, ठीक है। जब सीबीसी करवाएंगे तो आपको ल्यूकोसाइट्स जो है बहुत ज्यादा मिलेगी उसमें, ठीक है। एक्यूट इन्फेक्शन में हमेशा ल्यूकोसाइट, और जितने भी पायोजेनिक इन्फेक्शन में ल्यूकोसाइटोसिस आपको मिलती है हजारों में, ठीक है। तो 20,000 और 20 से भी अबव मोस्टली मेरा आता है, ठीक है। लोकलाइज्ड पेन आपको मिलती है, ठीक है, उसी जगह पे जहाँ पे कोई ये आप कह लें कि इन्फेक्शन होता है उसी बोन का, ठीक है। तो इसके अलावा हम इसका ट्रीटमेंट वगैरह जो ट्रीटमेंट, बल्कि जब एक्सरे करवाते हैं तो उसमें हमें लीज नज़र आ सकते हैं। उसके अलावा हम इसका कल्चर करवाते हैं, ठीक है, इसे डायग्नोज करने के लिए कल्चर करवाते हैं, वहाँ से हम टिश्यू लेते हैं, ठीक है, और उसे कल्चर भी करवाते हैं, ठीक है, इन बायोप्सी लेके वो भी हम कल्चर करवाते हैं। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। अब ट्रीटमेंट में यही होता है कि हमने इसे एंटीबायोटिक्स देनी है, और अगर कोई एब्सेस वगैरह बन गई है तो उसको हमने डिस्चार्ज करना होता है, ठीक है। तो अब इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये डिजीज है, इसके बाद फ्रैक्चर हो सकता है, ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, ये हमने पीछे देखा है। उसके बाद एमाइलोइडोसिस हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस है ब्लड के जरिए, और निजम मोस्टली स्टॉप हो जैसी होता है, ठीक है, यहाँ से स्प्रेड होकर ये वेनस ब्लड के जरिए हार्ट वाल्व को, ठीक है, जो हार्ट वाल्व है ये उनको इफेक्ट करेगा, वहां भी एब्स बना देगा। उसके बाद सेप्सिस हो सकती है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते, स्किन में सेल कार्सिनोमा, ठीक है, इरिटेशन ऊपर जो स्किन है उसकी हो सकती है। उसके बाद ट्यूबरकुलस ओस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। तो हम ये देखते हैं इसमें मोस्टली ये भी दो तरह से स्प्रेड करता है, डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, अगर नजदीक ही कॉन्टिगियस फोकस पड़ा है, मिसाल के तो मेडिएशनल जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, वहां पे टीबी मोस्टली स्प्रेड करता है, तो वहां से साथ ही हमारे वर्टिब्रा होते हैं, तो वहां से वर्टिब्रा में, ठीक है। तो उसी तरह हेमेटोजेनस स्प्रेड है, ब्लड के जरिए भी ये ऑर्गेनिज्म बोन्स तक जा सकते हैं, और जो ब्लड के जरिए जाते हैं वो मोस्टली लॉन्ग बोन्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे वर्टिब्रा आ जाते हैं। जब वर्टिब्रा इफेक्ट होते हैं तो वर्टिब्रा की नेक्रोसिस होती है, ठीक है, नेक्रोसिस के बाद वहां पर आप कह रहे हैं कि उसकी डिस्प्लेसमेंट, पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट होती है, इसे हम पोर्स डिजीज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद साइनोवियम जो बेस्ट प्लेस है टीबी के लिए, ठीक है, क्योंकि साइनोवियम में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होती है, ठीक है, बस ऑक्सीजन का प्रेशर जहाँ पे ज्यादा होता है, क्योंकि ये हमारे पास माइक्रो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, टीबी जो है, तो वहां पे ये ग्रो करता है, और वहां से एडजेसेंट या एडजेसेंट हमारी एपिफाइसिस बड़ी होती हैं, जहाँ से ग्रोथ हो रही होती है, ग्रोथ प्लेट होती है, वो एपिफाइसिस होती है, तो ये वहां तक स्प्रेड कर जाता है। उसके बाद फैक्टर जो डिले करते हैं फ्रैक्चर को, ठीक है, हमने पीछे जो फ्रैक्चर पढ़ा है वो डिस्प्लेस्ड या क्यूमिनेटेड फ्रैक्चर्स, ठीक है, तो उनको क्योंकि ज्यादा देर लगेगी जुड़ने में, तो इसलिए वहां पे इन्फेक्शन आपकी हीलिंग जो है वो डिले होगी। इसके बाद अगर इमोबलाइजेशन सही तरह नहीं, इमोबलाइज अगर जॉइंट, क्योंकि बोन को जोड़ने के लिए एक लंबा अरसा दरकार होता है, अगर वो हम नहीं देंगे, वो हमने
क्या देना, उसे इमोबलाइज करना है उतनी देर, ठीक है, एक अरसा हमने, ताकि वहां पे हमारा सॉफ्ट कैलस बने, फिर उसके बाद बोनी कैलस बने, फिर बोन जो है वो आपस में ज्वाइन कर जाए। तो ये एक लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। पहले हमें ट्रैक्शन लगानी होती है, ठीक है, बाज़ औक़ात इसे बांधा भी जाता है, ठीक है। उसके बाद सूडो आर्थराइटिस या आर्थरोसिस, जो बोन्स टूटी होती हैं वो आपस में अगर मूवमेंट उनकी ना रोकी जाए तो एज अ जॉइंट एक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है, सूडो आर्थरोसिस कहते हैं। ये अगर बन जाए तो ये भी डिले करती है। उसके बाद इन्फेक्शन है, जाहिर बात है, यहाँ जहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए तो वो जो हमारा वूंड होता है उसको हील करने में बहुत देर लगती है। उसके बाद सिस्टेमिक फैक्टर्स, अगर डायबिटीज है उसमें वैसे इम्यूनिटी लो होती है, ठीक है। और हमारे पास अगर वहां पर वेस्कुलर सप्लाई नहीं है, ठीक है, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है, तो वहां पर फैक्टर जो है हमारा जो हीलिंग है उसको डिले होने में मतलब वो डिले हो जाएगी, ठीक है। हीलिंग होने में बहुत ज्यादा देर लगेगी। ब्लड ये सारे कंपोनेंट्स लेके आता है जिसने हीलिंग में हेल्प करनी होती है। अगर ब्लड नहीं होगा तो हीलिंग जो है वो डिले हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, हम ये भी इन्यूमरेट करने के लिए आ जाते हैं एज अ एससीक्यू, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहले हम हाइपर पैराथायराइडिज्म, वो बोन को किस तरह अफेक्ट करता है। अब ये देखिए, ये जो आपको इसमें पिंक पिंक सा एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, ये हमारा कौन सा लमेलर बोन है, ठीक है। तो लमेलर बोन में आपको थोड़ा व्हाइट एरिया कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये ओस्टियोक्लास्ट इन्वेड कर चुके हैं। मैंने बताया ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, तो वो बोन की रिजॉर्प्शन शुरू कर देती है, ठीक है। ये वही वाला सीन। अब ये देखें, कुछ आपको रेड रेड से सेल्स नजर आ रहे हैं, ये हैं हमारे रेड ब्लड सेल, ठीक है। क्योंकि ब्लड वेसल्स भी डैमेज होती हैं इसमें, इस वजह ब्लड जो है वो ऊज आउट हो जाता है, तो वो भी आपको मिलता है। उसके बाद ये ऊपर वाली जो डायग्राम है ये आपको दिखाई गया मीडियम रोबन से, नीचे वाली है बिग रोबन से, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें भी आपको लेमेलर बोन में क्या मिल रहा है, वो ओस्टियोक्लास्ट मिल रहे हैं, ठीक है, जो अभी हमने निशानदेही की है। तो ये आपको रिसेक्टेड पार्ट ऑफ रिब दिखाया गया है। अब इसके अंदर ये ब्राउन ब्राउन सा आपको डेब्रिस सा नजर आ रहा है, ठीक है। इससे हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ब्राउन ट्यूमर, ठीक है। तो ये बन जाता है हाइपर पैराथायराइडिज्म में, ठीक है। अब ये डेब्रिस है, ठीक है। ये डेब्रिस किस चीज का बना है, ओस्टियोक्लास्ट है। इसमें जाइंट सेल्स हैं, ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना, वो खाते हैं बोन को, फिर जाइंट सेल भी आते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा हेमेटोजेनस डेब्रिस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। तो बस ये आ सकता है ब्राउन ट्यूमर आपको कहाँ किस में मिलता है, ठीक है। अगर ये डायग्राम भी आ जाए तो आपने याद रखनी है। चलो अब हम ओस्टियोमाइलिटिस में देख लेते हैं बोन। ओस्टियोमाइलिटिस हमारी बोन के साथ क्या करती है। ये लेकिन नेक्रोटिक पार्ट आपको नजर आ रहा है बोन के अंदर, ठीक है, वाजे नजर आ रहे हैं, इसे हम स्क्वेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जहां पे नेक्रोसिस होती है उसके इर्द गिर्द न्यू बोन बननी भी शुरू होती है। ये कुदरत का कानून है, ओस्टियोक्लास्ट एक्ट करेंगे, ओस्टियोब्लास्ट भी करेंगे जहां तक उनकी कैपेसिटी होगी। और ये देखें, साथ वाला जो आपको येलो से एरिया नजर आ रहा है, न्यू बोन फॉर्मेशन शुरू हो चुकी है, इसे कहते हैं इनवोल्क्रामी, ठीक है। नहीं, निक्रोटिक पार्ट के इर्द गिर्द यानी स्क्वेस्ट्रम को इर्द गिर्द न्यू बोन बनती है, उसे इन वॉल्क्रम कहते हैं, ठीक है। अब हम जो है इसमें देखते हैं कि जब एक्यूट इन्फेक्शन हमारा होता है बोन का, तो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, उसमें क्या होता है, नेक्रोसिस होती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे, ठीक है, साइटोकाइंस रिलीज होंगे, वो नेक्रोसिस करवाएंगे। अब नेक्रोसिस जो है वो स्प्रेड, अब जो हमारा जो वो बनेगी, एब्सेस बनेगी, वो स्प्रेड करेगी, ठीक है। कहाँ पे स्प्रेड करेगी, पेरियोस्टियम में, ठीक है। जो हमारी हवर्सियल कनाल होती है उसके पेरियोस्टियम में। अब पेरियोस्टियम के नीचे जो है एब्सेस बन रही है, साहब पेरियोस्टियल एब्सेस कहते हैं, ठीक है। अब ये एब्सेस क्या करती है, ये लिफ्ट करती है पेरियोस्टियम को, ठीक है, क्योंकि पेरियोस्टियम के नीचे है। अब पेरियोस्टियम में ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह फर्दर नेक्रोसिस होती है बोन की, ठीक है। ये पेरियोस्टियम में नेक्रोसिस शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये रप्चर होगी तो सॉफ्ट टिश्यू में एब्सेस स्प्रेड होगी, वहां में एब्सेस बनेगी, और वहां पे स्किन के साथ कॉन्टेक्ट होगा और साइनसेस बन जाएगी। क्यों ऐसा जहां भी बनती है उसमें डिस्चार्ज होने कोई ना कोई रास्ता तलाश करना होता है, इसलिए साइनस बनती है। उसके बाद सुपोरेटिव आर्थराइटिस, ठीक है, जो नजदीक तरीन जॉइंट होगा वहां तक भी एब्सेस स्प्रेड कर जाएगी, ठीक है, वो जॉइंट इन्वॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्रोनिक फेज, ठीक है। अब आप कह लें कि काफी अर्सा गुजर चुका है, तो क्रोनिक फेज स्टार्ट हो जाएगी। अब क्रोनिक फेज में क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं, वो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। तो साइटोकाइंस क्या करते हैं, वो ओस्टियोक्लास्ट, हमने पीछे भी देखा, ओस्टियोक्लास्ट जो है उसको एक्टिवेट करता है, तो वो बोन की रिसॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट वहां पे आना शुरू हो जाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ होती है, वहां पे आते हैं फाइब्रोब्लास्ट जो है, ये क्या करेंगे, ये वहां पे न्यू टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। तो न्यू बोन फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा।
तो ये सारा आपका प्रोसेस है, इसमें से कोई एमसीक्यू भी आ सकता है, एससी की होगी।